Hello students, today we are going to discuss a new topic, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टॉपिक है ये हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरियंस का नहीं है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरियंस यूनिट पढ़ रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये इस यूनिट का नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरियंस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले एक बार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कुछ टर्म्स इस प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करने हैं, जैसे रेसेमाइजेशन, रिटेंशन, इन्वर्जन, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये सारे टर्म्स हमको यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टॉपिक पढ़ने के बाद फिर हम लोग हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरियंस की प्रॉपर्टीज़ में एंटर करेंगे। तो व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? जैसे हमने ये कोई लाइट सोर्स लिया ऑर्डिनरी, ये हमारे पास कोई ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब या कैंडल। इससे निकलने वाली जो लाइट है वो भी ऑर्डिनरी है। क्यों लाइट ऑर्डिनरी है? क्योंकि इसके वाइब्रेशंस चारों तरफ फैल रहे हैं, क्योंकि इसके ऑसिलेशंस पाथ ऑफ प्रोपेगेशन के चारों तरफ फैल रहे हैं। ये पाथ ऑफ प्रोपेगेशन है। और ये हमें जो लाइट मिली है, इस लाइट को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी लाइट। अगर हम इस लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करें, निकोल प्रिज्म इज मेड अप ऑफ कैल्साइट। जो निकोल प्रिज्म है ये कैल्साइट का बना होता है, मेड अप ऑफ कैल्साइट। अगर हम इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करें तो क्या होगा? इस लाइट के जितने भी वाइब्रेशंस थे सारे कट ऑफ हो जाएंगे, एक को छोड़ करके। कौन सा वाइब्रेशन बचेगा? ये वाला। कौन सा है? ये जो पाथ ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है। तो ये लाइट जिसका ऑसिलेशन, जिसका वाइब्रेशन पाथ ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है, इस लाइट को हम क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हमने क्या किया? हमने इस ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट किया। हमने क्या किया? हमने इस ऑर्डिनरी लाइट को इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट किया। द कन्वर्जन ऑफ ऑर्डिनरी लाइट इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट हियर इज नोन एज पोलराइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। और ये लाइट जिसका वाइब्रेशन, जिसका ऑसिलेशन पाथ ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और प्रोसेस क्या है? पोलराइजेशन। और ये कराया किसने? पोलराइजेशन कराया किसने? निकोल प्रिज्म ने। तो जो निकोल प्रिज्म है ना, इसे हम कहते हैं पोलराइजर। यह है ये, इसे कहते हैं पोलराइजर। क्यों कहते हैं पोलराइजर? क्योंकि ये पोलराइजेशन प्रोसेस इसी ने कराया है। अब हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं कि अगर हम उन कंपाउंड्स के सोल्यूशन को इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ में रख दें तो क्या होगा? ये सॉल्यूशन, ये सब्सटेंस इस लाइट को क्या करता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। अगर इस सब्सटेंस ने इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया तो हम लोग ये कहते हैं कि जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। कब कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव? अगर ये सब्सटेंस इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे तो हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। या तो ऐसा होने वाला है, या फिर क्या होगा? ये सब्सटेंस इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा। अगर ये सब्सटेंस इस लाइट को
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा, अब हम लोग क्या कहेंगे, जो सब्सटेंस है कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ये सब्सटेंस इस लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो इसको हम लोग कहते हैं डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डी फॉर्म और डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म और प्लस फॉर्म। कब कहते हैं ऐसा, अगर ये सब्सटेंस इस लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा क्या कहते हैं, डी फॉर्म। और अगर ये सब्सटेंस इस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एल फॉर्म। एल फॉर्म मीन्स लीवो रोटेटरी फॉर्म। लीवो रोटेटरी फॉर्म या फिर नेगेटिव फॉर्म। दो हमें टर्म यहां पर नए मिले, कौन से, एक तो हमको मिला है ऑप्टिकली एक्टिव और एक हमको मिला है ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर ये सब्सटेंस इस लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा तो अब हम क्या कहते हैं, इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां पर इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टर्म नहीं आया। तो फिर ये क्या है, जो दो फॉर्म्स हैं, दो कंपाउंड है, ये एक ही कंपाउंड की दो फॉर्म्स हैं, ये दोनों फॉर्म्स की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, केवल इन दोनों फॉर्म्स का बिहेवियर इस लाइट के लिए डिफरेंट है। तो जो दो फॉर्म्स हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। मतलब कंपाउंड की वो फॉर्म्स जिनकी प्रॉपर्टीज तो सेम है लेकिन जिनका बिहेवियर प्लेन पोलराइज लाइट के लिए डिफरेंट है, इन फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और जो फिनोमेनन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो डिफाइन कैसे करें, द फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड which are similar in their properties but differ in the behavior towards plane polarized light are known as optical isomers. Optical isomers, and the phenomenon is known as optical isomerism. Optical isomerism. अभी हमने क्या देखा कि कुछ कंपाउंड हमारे पास ऐसे हैं कि अगर हम उनके सॉल्यूशन को प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ में रख दें तो ये क्या करते हैं, लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। कुछ कंपाउंड ही ऐसे हैं, सारे कंपाउंड ऐसे नहीं हैं। तो कुछ कौन से कंपाउंड हैं, उनके पास क्या होना चाहिए, कंपाउंड के पास ऐसा क्या होना चाहिए कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए। मतलब क्या है कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो एक वर्ड है काइरलिटी। काइरलिटी इज द necessary condition for any molecule
टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो फिर इसका मतलब क्या है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर मॉलिक्यूल कायरल नहीं है तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। व्हाट इज कायरल? कायरल का मीनिंग क्या है? व्हाट इज कायरल? जो कायरल है ये ग्रीक टर्म है, और इसका मतलब क्या है? हैंडेडनेस। इस वर्ड का मीनिंग क्या है? हैंडेडनेस, हाथ के जैसा। अगर हम अपने इस हाथ को देखें तो इस हाथ की एक खास बात यह कि इस हाथ को हम किसी भी तरह से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। चाहे हम यहां से कट करें, या फिर यहां से कट करें, या फिर यहां से कट करें, या फिर यहां से कट करें, या ऐसे या ऐसे या कैसे, हम इस हाथ को किसी भी तरह से कट करें लेकिन इसके हम दो इक्वल हाफ्स नहीं बना सकते। तो दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ कायरलिटी। क्या मीनिंग है? हाथ के जैसा। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसको हम दो इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट ना कर सकें उसको हम क्या कहते हैं? कायरल। ऐसी कोई भी चीज जिसको हम दो इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट ना कर सकें। तो फर्स्ट क्या है? इफ द molecule cannot be divided into two equal halves, two equal halves। अगर हम मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर सकें तो हम क्या कहते हैं? ये कैसा है? कायरल। देन it is said to be chiral। अगर हम मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना कर सकें तो क्या कहते हैं? इसको कायरल। सेकंड क्या है? जो दो रियल मॉलिक्यूल्स हैं इनकी ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। जो दो रियल मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे की क्या होंगे? मिरर इमेज होंगे। और अगर दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं तो इसका हम क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे? नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। तो सेकंड पॉइंट हम क्या राइट करेंगे? मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर मस्ट बी नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब हम इन दोनों चीजों को और ज्यादा समझने वाले हैं। पहला हमारे पास क्या है? कायरल। कायरल इसी के लिए हम एक टर्म और यूज कर सकते हैं कई बार, एसिमेट्रिक। कायरल और एसिमेट्रिक। तो कोई भी मॉलिक्यूल कायरल कब होगा? अगर उस मॉलिक्यूल के पास एक ऐसा कार्बन हो कि उस कार्बन की चारों वैलेंसीज चार अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही हो। जैसे हम यहाँ पर ए लगा दें, यहाँ पर बी लगा दें, यहाँ पर डी लगा दें और यहाँ पर ई लगा दें। इस कार्बन की चारों वैलेंसीज चार अलग अलग एटम से या चार अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही हैं। इट मीन्स दिस कार्बन इज कायरल। इसका मतलब क्या है? कार्बन कैसा होगा? ये कायरल। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? यहाँ पर एक स्टार लगा देते हैं। कैसा है? कायरल कार्बन है। क्या हमारा पढ़ा हम लोगों ने? अगर कार्बन की चारों वैलेंसीज पर चार अलग अलग एटम या चार अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं तो फिर कैसा होगा? वो कायरल होगा। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, ये बीच में ब्लैक एटम क्या है? कार्बन। और हमने यहां पर ये चार ग्रुप्स लगाए हुए हैं, चारों अलग अलग हैं। एक हमने व्हाइट लिया है, एक हमने रेड लिया है, एक हमने ग्रीन लिया है और एक हमने येलो लिया है। हम इसे डिवाइड करके देखें जहां से अपनी मर्जी आए वहां से। मान लो हम इसको ऐसे डिवाइड करें, हम इसको इस प्लेन से डिवाइड करें तो क्या होगा? ये आधा ग्रीन इस तरफ आएगा और आधा ग्रीन इस तरफ आएगा। ये ब्लैक
आधा ब्लैक पीछे जाएगा, आधा ब्लैक आगे आएगा। ये येलो, आधा येलो उस तरफ जाएगा, आधा येलो इस तरफ आएगा। मतलब इतना पार्ट तो मिरर इमेज है, लेकिन इसको देखो और इसको देखो, यहाँ से मैं डिवाइड किया है तो आगे क्या है वाइट और पीछे क्या है रेड। ये इसकी इमेज नहीं हो सकता और ये इसकी इमेज नहीं हो सकता। मतलब यहाँ से डिवाइड करने पर इसमें जो दो पार्ट्स मिल रहे हैं ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। हम इस स्ट्रक्चर को कैसे भी डिवाइड करें, जहाँ से अपनी मर्जी आई डिवाइड करें, हम इसको दो इक्वल पार्ट किसी भी कंडीशन पर नहीं बना सकते। इट मीन्स दिस कार्बन इज कायरल। कैसा है ये? कायरल है। लेकिन अगर यहाँ पर हम कोई भी दो ग्रुप सेम कर दें तो अब ये कैसा हो जाएगा? एक कायरल। जैसे हम करके देखते हैं, हम ये देखें, अब हमने क्या किया, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अब हमने यहाँ पर दो ग्रुप सेम कर दिए। अब हम क्या करें, इसको 20 से डिवाइड करें तो ये एक ऐसा प्लेन है कि अब जो दो हमें इक्वल पार्ट्स, जो हमें दो पार्ट्स मिलेंगे कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इस तरीके से, इस ब्लैक का हाफ आगे आएगा, हाफ पीछे जाएगा। इस ग्रीन का हाफ आगे आएगा, ग्रीन हाफ पीछे जाएगा। इस रेड का हाफ आगे आएगा और हाफ पीछे जाएगा। ये सारा सेम है। इसको देखो, इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ये, दोनों कैसे हैं? ये वाइट है। हमने दो ग्रुप कोई भी सेम किए, सेम करते हुए क्या सेम करते ही कैसा हो गया ये? अब ये दो इक्वल सेम पार्ट मिल रहे हैं, मतलब अब ये कायरल नहीं रहा। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है? कम से कम एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जिसके पास चारों ग्रुप या चारों एटम अलग अलग लगे हुए होंगे। अब अगर हम इसकी इमेज बनाएं तो कैसी आएगी? हमने यहां पर मिरर लगा दिया हुआ है। सी, ऊपर वाला पार्ट ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला पार्ट नीचे ही रहेगा। लेकिन जो राइट साइड में हमने ई लिखा वो अब कहाँ आएगा? लेफ्ट में आ जाएगा। और जो लेफ्ट में ए था वो कहाँ चला जाएगा? राइट में चला जाएगा। तो जो इमेज आ रही कैसी है? ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। नॉन सुपर इम्पोजेबल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। जैसे हम मिरर के सामने कुछ इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर लिखें, जैसे हमने ए राइट किया तो इमेज में ए हमको ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। अगर हम टी राइट करें तो टी हमको ऐसा ही दिखेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम ओ राइट करें तो ओ भी हमें इमेज में ऐसा ही दिखेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि सभी लेटर्स कैसे हैं? सिमेट्रिकल हैं। एक लाइन ऐसी है जिससे इनके दो इक्वल पार्ट बन रहे हैं। लेकिन अगर हम बी राइट करें तो बी हमें इमेज में ऐसा दिखने वाला है। अगर हम सी राइट करें तो सी हमें इमेज में ऐसा दिखने वाला है। ऐसे स्ट्रक्चर जिनका ऑब्जेक्ट और इमेज सेम है, इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोजेबल। ये सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हैं। और जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज उल्टी हो गई हैं, राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट हो गया और लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट हो गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी हो रहा है। राइट वाला पार्ट लेफ्ट हो गया है और लेफ्ट वाला पार्ट राइट हो गया है। तो हमें दो कंडीशंस देखनी है। पहला क्या है? कम से कम एक कायरल कार्बन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? मिरर्ड इमेजेस को नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इन्हीं दोनों कंडीशंस को समझने की कोशिश करेंगे। एक कंपाउंड है लैक्टिक एसिड, का फॉर्मूला CH3CHOHCOOH। इसमें ये कार्बन कैसा है? कायरल। चेक करते हैं इसको। कार्बन लिख लिया हमने और इसकी 4 वैलेंसीज। ये CH3 हमने ऊपर राइट किया, H लेफ्ट साइड में राइट किया, OH राइट साइड में लिख दिया, COH को हमने नीचे लिखा। हम देख सकते हैं इस कार्बन की चारों वैलेंसीज पर 4 अलग अलग एटम्स या 4 अलग अलग ग्रुप अटैच्ड हैं। इट मीन्स दिस कार्बन इज कायरल। फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई है। सेकेंड कंडीशन के लिए हम इसकी मिरर इमेज को चेक करें। कार्बन, इसकी 4 वैलेंसीज। मिरर की एक खास बात है, मिरर ऊपर और नीचे के पार्ट को चेंज नहीं करता। ऊपर का पार्ट ऊपर ही रहेगा और नीचे का पार्ट नीचे ही रहेगा। केवल जो राइट का OH है वो कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट में आ जाएगा।
और जो लेफ्ट का H है वो कहाँ जाएगा, राइट में चला जाएगा। अब हमें दो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं। ये दो तरह का लैक्टिक एसिड है, दोनों ही रियल मॉलिक्यूल हैं और दोनों ही एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। इनमें से एक प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और दूसरा प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर को देख करके हम ये नहीं बता सकते कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली डी फॉर्म में रोटेट करेगा और कौन सा स्ट्रक्चर एल फॉर्म होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। दोनों में से एक डी फॉर्म है और एक एल फॉर्म। मतलब क्या है कि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है। एंगल ऑफ रोटेशन एग्जैक्टली इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। इसमें जो एंगल ऑफ रोटेशन है इसको मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे कहते हैं पोलैरीमीटर। एंगल ऑफ रोटेशन is measured by पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर की हेल्प से कितना एंगल ऑफ रोटेशन होगा इसको हम लोग मेजर करते हैं। हमने मान लिया कि ये डी फॉर्म है, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और ये एल फॉर्म है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो डी फॉर्म क्या है, ऐसी फॉर्म जो क्लॉकवाइज रोटेट करे। डी फॉर्म क्या होती है, रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एल फॉर्म क्या है, रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम D और L के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स लें और इन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स को मिक्सअप करें तो अब हमें जो फॉर्म मिलने वाली है इसको हम कहते हैं DL फॉर्म और रैसमिक फॉर्म। DL फॉर्म और रैसमिक फॉर्म। जो DL फॉर्म या रैसमिक फॉर्म है ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर की होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, हम क्या जानते हैं, जो डी फॉर्म है ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा कुछ एंगल से, और एल फॉर्म क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा कुछ एंगल से। दोनों का एंगल क्या होगा, सेम। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, सेम। डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और जो लाइट आएगी वो कैसी होगी, वो लाइट कैसी होगी, वो ना ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेटेड होगी और ना ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेटेड होगी। तो हम लोग क्या कहेंगे, क्यों है ऐसा, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो क्या है, एक्सटर्नल कंपेंसेशन। मतलब डी के मूवमेंट को एल रोक रहा है बाहर से और एल के मूवमेंट को डी रोक रहा है बाहर से। डीएल फॉर्म है क्या, दिस इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म है क्या ये, दिस इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म। क्या है डीएल फॉर्म, ये इक्विमोलर मिक्सचर है डी और एल फॉर्म का। इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिफाई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड
इन द फॉलोइंग। पहला CH3CH CH3OH, इसका IUPAC हम जानते हैं, कर सकते हैं, प्रोपेन टू ऑल। एंड सेकेंड वन इज CH3CH2 CH3OH, इसका IUPAC कर सकते हैं, ब्यूटेन टू ऑल। क्या चेक करना है हमें? सबसे पहले हमें यहाँ पर कायरल कार्बन चेक करना है। क्या है कायरल कार्बन? ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज पर 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, वो कैसा होगा? कायरल। और अगर इनके पास कार्बन कायरल है तो फिर कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। जिसके पास होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और जिसके पास कायरल कार्बन नहीं होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होगा। चेक करें, इस कार्बन को चेक करें। इस कार्बन के पास 3 H है, तीनों H सेम है। हमने क्या कहा था? चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, यहाँ पर 3 H सेम है। इट मीन्स दिस कार्बन इज नॉट कायरल। ये कैसा है? ए कायरल है। इस कार्बन को चेक करें, ये कार्बन कैसा है? इस कार्बन के पास भी 3 H सेम है, मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन भी कैसा है? ए कायरल है। इसको देखें, इसके पास एक H है, एक OH है, दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन इसकी इन दोनों वैलेंसीज पर 2 CH3 लगे हुए हैं, 2 ग्रुप सेम है। इट मीन्स दिस कार्बन इज ऑल्सो ए कायरल। मतलब इस स्ट्रक्चर में, इस कंपाउंड के पास कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जो कायरल हो। इसका मतलब ये है कि ये कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। कैसा है ये? दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको चेक करें, इस कार्बन को देखें, यहां पर 3 H हैं, तीनों सेम है। इट मीन्स ये कार्बन कायरल नहीं है। इस कार्बन को चेक करें, इसके पास 2 H लगे हैं, सेम है, मतलब ये कार्बन भी कायरल नहीं है। इस कार्बन को चेक करें, इसके पास 3 H हैं, इसका मतलब क्या है कि ये कार्बन भी कायरल नहीं है। लेकिन हम इसको चेक करें, इस कार्बन को, इस कार्बन की एक वैलेंसी पर H लगा है, इसको हम ऐसा राइट कर सकते हैं, H लगा है। सेकेंड वैलेंसी पर OH लगा है, थर्ड वैलेंसी पर CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और फोर्थ वैलेंसी पर CH3 CH2 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इस कार्बन की चारों वैलेंसीज पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। इट मीन्स दिस कार्बन इज कायरल। इस स्ट्रक्चर में इस कंपाउंड के पास एक कार्बन कायरल है। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये कंपाउंड कैसा? ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हमारा आंसर क्या होगा? यही हमारा आंसर है, ब्यूटेन टू ऑल इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। दिस इज आवर आंसर, ऑप्टिकली एक्टिव। आज हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोलेशन सीखी, इसकी नेसेसरी कंडीशन सीखी। इसके आगे के पार्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से करेंगे। थैंक यू।